नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ये सभी सवाल आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फटाफट से इसको देखते हैं कि आपको कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में कौन सी बातें दी गई हैं। तो सबसे पहला एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्रावधान है यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से संबंधित अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में ही रहेगा। इस बात को आप जानते रहिएगा। 148 में दिया गया है कैग की नियुक्ति से संबंधित ये प्रावधान आपको मिलेगा कहां पर, तो अनुच्छेद 148 में मिलता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि कैग की नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो कैग की नियुक्ति करने के लिए जो ऑथराइज्ड बॉडी होती है वो है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही क्या करता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कैग की योग्यता से संबंधित अगर कोई मैटर है तो इसका निर्धारण कौन करेगा, ये पार्लियामेंट करता है। अब कैग के अगर हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं तो कैग का कार्यकाल आप ध्यान रखिएगा 6 साल होता है या फिर ये 65 वर्ष के लिए होता है। ये भी सवाल आपके लिए बड़ा जरूरी होता है क्योंकि आमतौर पर हम लोग क्या समझते हैं कि 5 साल ज़्यादा बार आप रटते हैं और वही आपका आंसर गलत हो जाता है। तो कैग के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होगा, 6 साल होगा या फिर 65 साल होगा, जो भी पहले हो जाएगा। कोई भी समय किसी भी समय राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र दे सकता है। सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा कि कैग जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो आंसर आप लगाइएगा राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा इसको हटाए जाने का जो प्रावधान है वो वही होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की व्यवस्था होती है। उसी के तहत उसी प्रक्रिया की तरह ही प्रक्रियाओं को पालन करते हुए कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को हटाया जा सकता है। कैग की शपथ की बात करते हैं तो तीसरी अनुसूची में होता है और ये राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 148 पर प्रतिबंध क्या लगाया गया है कि कैग जो है वो रिटायर होने पर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन जो है वो किसी भी पद को धारण नहीं करेगा। और वेतन भत्ते की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है और भारत की संचित निधि से कैग को जो है वो वेतन दिया जाता है। अब इसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि वेतन भत्ते, पेंशन, ये सभी जो हैं ये भारत की जो संचित निधि होती है उसी के अंतर्गत इसको प्रदान किए जाते हैं। और काम की अगर बात करें तो सामान्य तौर पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है वो निम्न खर्चे की ऑडिट करता है, जैसे संचित निधि और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के सभी खर्चों की ये ऑडिट करता है। इसके अलावा भारत की आकस्मिक निधि और लोक निधि से सभी खर्चों का परीक्षण करता है। किसी विभाग द्वारा किए गए सभी व्यापार, निर्माण, इन सभी कामों को वो करता है। तो आमतौर पर क्या होता है, जो खर्चे हो रहे हैं उसी की ऑडिट करना जो होता है वो कैग का काम होता है, यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इन सभी बातों को PDF आपको मिला होगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा चीजें पढ़ लेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको यह है कि समस्त राज्यों और केंद्र की लेखा संबंधी जांच करना और ये देखना कि समस्त खर्चे विधि के अनुसार हैं या नहीं हैं, तो ये बात जो है कौन करता है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक धन का संरक्षक और लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है इसको। सवाल आपको कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं, सार्वजनिक धन का संरक्षक और लोक वित्त का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो वो कैग को कहा जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा निधि का अभिभावक या लोक लेखा समिति का अभिभावक कहा जाता है। इसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है, गाइड और दार्शनिक मित्र कहा जाता है। भारत की समस्त वित्तीय व्यवस्था को देखने का काम कौन करता है, तो वो होता है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। 150 में अगर आप देखेंगे आर्टिकल, तो कैग जो है वो संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप को निर्धारित करता है और ये अपनी रिपोर्ट जो होता है वो किसको देता है। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कैग जो है
वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को यह अपनी रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करवाते हैं और संसद में इस रिपोर्ट की जांच जो है वो लोक लेखा समिति के माध्यम से किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे तो राज्य के लेखाओं का परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट कहाँ पर देगा? ये राज्यपाल को देगा और राज्यपाल जो होगा वो राज्य विधानमंडल में इसको पेश करवाएगा। सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत के पहले सीएजी कौन है? वी नरहरि राव हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 100, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप एक बार देखते रहिएगा। जैसे राज्यपाल अपने राज्य में वरीयता क्रम या प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर होता है, लेकिन ये बात राज्य की हो रही है। राज्यपाल के पद को हमने कनाडा से लिया है और ये सारी बातें जो है वो हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि राज्यपाल को राज्य का पहला नागरिक माना जाता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन होता है। कहने का मतलब है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति होती है जबकि अमेरिका में यहाँ निर्वाचन किया जाता है। भारत का शासन जो है राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, यानी कि राज्यपाल को अगर आप देखेंगे तो सारी बातें आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के साथ आपको कंपेयर करने की जरूरत होती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो राज्यपाल ही होता है। अनुच्छेद 153 में क्या लिखा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक ही व्यक्ति को एक से अधिक, ये कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसका प्रावधान आपको 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। 154 में आपको दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इसका प्रयोग जो है वो संविधान के अनुसार खुद करता है या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। 163 में आपको दिया गया है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सेम वही सारी प्रोसेस है जैसा आपने देखा हुआ है केंद्र में राष्ट्रपति के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 155 में अगर आप देखिएगा तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के सलाह पर। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना कोई भी अगर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद से सलाह अवश्य लेता है। राज्यपाल के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत काम करता है। पद ग्रहण करने से 5 साल तक के लिए आमतौर पर होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह पद धारण करता है। 5 साल के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ये पदमुक्त हो सकता है। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। और जनरली आपने देखा हुआ है कि ये वाली जो कंडीशन है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, चूंकि पदों की शून्यता की स्थिति नहीं बननी चाहिए, ये सारी व्यवस्था इसीलिए किया जाता है कि जब कोई उसका उत्तराधिकारी आ जाता है तो पुराना वाला तभी अपने पोस्ट को छोड़ता है। इसके बाद देखेंगे तो राज्यपाल अपना कार्यकाल एक या एक से अधिक राज्यों में पूरा कर सकता है। और इसके अलावा अगर राज्यपाल का पद आकस्मिक यानी कि बहुत इमरजेंसी अगर खाली हो जाता है तो ऐसे में राज्यपाल कौन बनेगा, इसका निर्धारण अनुच्छेद 160 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। मान लीजिए कि अचानक से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ये एक आकस्मिक स्थिति की व्यवस्था होती है और उसको सही करने का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दिया गया है और ये जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति के ऊपर। ऐसे में क्या होता है कि राष्ट्रपति 2 स्थितियों का चयन करता है। पहला तो उसके सामने जो विकल्प होता है पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को कार्यभार सौंप दे या फिर इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल बना दे। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, यानी कि एक से अधिक बार किसी एक ही व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं जो होती हैं वो आमतौर पर भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की पूरा कर चुका हो उम्र और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
अब राज्यपाल जो होता है वो संसद के किसी भी सदन का अथवा किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है, सदन का सदस्य है, तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तारीख से उस सदन में उसका स्थान खाली मान लिया जाएगा। राज्यपाल के शपथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 159 के अंतर्गत इसका विशेष प्रावधान होता है। राज्यपाल को शपथ जो होता है मुख्य न्यायाधीश की या उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। यानी कि जिस राज्य में राज्यपाल नवनियुक्त हुआ है उसको शपथ जो होता है उसी उच्च न्यायालय का, उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, या अगर मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके सामने इसको शपथ ग्रहण करना होता है। राज्यपाल के शपथ का जो प्रारूप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेतन भत्ते की बात अगर करते हैं तो 3,50,000 होता है। आर्टिकल अनुसूची 3 में आपको ये सारा दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा। अनुच्छेद 3 नहीं बल्कि अनुसूची 3 ये होगा। और इसके अलावा आप देखिएगा कि राजभवन की सारी सुविधाएं जो होती हैं वो निःशुल्क, तो ये सारी जो भत्ते होते हैं वो तो आपको जानते ही हैं। अच्छा, शक्तियों और कार्य की अगर इसको बात कर लें तो आर्टिकल 174 में इसका प्रावधान मिलता है। राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, सत्र का अवसान करता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 2 सत्र के बीच में जो 6 महीने से ज्यादा का अंतराल हो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए कितना, 6 मंथ का होना चाहिए। और एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की अंतिम बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 174 में दिया गया कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा के भंग या विघटन करने की घोषणा करता है। विधानसभा के भंग या विघटन से पहले से वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल जो होता है वो समाप्त हो जाता है और नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव करवाया जाता है। राज्यपाल के द्वारा विधेयक पर अनुमति जो होती है वो आपको मिलता है आर्टिकल 200 में। यहाँ पर प्रावधान ये होता है कि अगर कोई विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों अर्थात राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद से पारित होता है तो पारित होने के बाद ये आता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल से ये अनुमति के लिए यहाँ पर भेजा जाता है और फिर इसके बाद देखिए ये कंडीशन आपके सामने बन जाती है। कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक जो होता है जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो उसके सामने क्या क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पर कंडीशन बनती है कि राज्यपाल विधेयक पर अनुमति दे दे। अगर राज्यपाल ने विधेयक पर अनुमति दे दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कानून बन जाता है। और अगर इसमें अनुमति नहीं देता है तो इसके सामने भी क्या होगा, कई सारे ऑप्शन आएंगे। जैसे राज्यपाल विधेयक पर अनुमति न दे, यदि राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो वो कानून नहीं बन पाएगा, ये आप जानते ही हैं। यानी कि 2 कंडीशन को राज्यपाल ने यूज कर लिया है। पहला, अगर अनुमति दे दिया है तो वो विधेयक एक्ट बन गया और अगर नहीं किया है तो वो डेड हो जाता है। अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। राज्यपाल किसी भी विधेयक को सिर्फ एक ही बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर पुनर्विचार के बाद विधेयक पुनः राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल जो है वो विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। 213 में हमने आपको बताया भी था कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल के अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए अध्यादेश की व्यवस्था अनुच्छेद 123 में किया गया। यहाँ पर क्या होता है कि जब भी राज्यपाल को ऐसा लगे कि सदन की बैठक नहीं चल रही है और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है तो राज्यपाल क्या करता है कि वहां पर कानून बना सकता है अध्यादेश के जरिए। और इसके अनुसार क्या होता है कि 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। 6 सप्ताह के अंदर राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा और अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। अगर राज्य विधान 6 सप्ताह के अंदर अनुमति दे देता है तो कानून बन जाएगा और अगर अनुमति नहीं देता है तो वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा
वित्तीय शक्तियां इसकी क्या होती हैं, तो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। जो वार्षिक आय और व्यय होता है इसका विवरण अर्थात बजट को राज्य विधानमंडल में पेश करवाता है। बट एक बार यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि आय और व्यय का अनुमानित विवरण है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां या क्षमादान की शक्ति की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 161 है। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है राष्ट्रपति के रेफरेंस में। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि राष्ट्रपति जहाँ हर एक प्रकार के अपराधों के लिए हर एक प्रकार के दंड के लिए क्षमा कर सकता है, वहीं पर राज्यपाल के पास क्या होता है कि अगर सैन्य न्यायालय के द्वारा कोई दिया गया दंड है तो उसको वो क्षमा नहीं कर सकता है और फांसी की सजा कोई क्षमा नहीं कर सकता है। ये दोनों बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। राज्यपाल के पास ये अलग अलग जो शक्तियां होती हैं क्या नहीं है, तो मृत्युदंड के लिए क्षमा नहीं कर सकता है, वीटो शक्ति नहीं कर सकता है, आपातकालीन शक्तियां नहीं, सैन्य शक्तियां, इसके बाद वो कूटनीतिक शक्ति और राजनयिक शक्ति, ये सारी शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल के पास नहीं होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है, तो उनका नाम है सरोजिनी नायडू। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके एग्जाम के लिए, जो कि राज्यपाल से संबंधित थे और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से संबंधित आपको ये सारे प्रश्न ध्यान रखने हैं। चलिए अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात हम लोगों को करनी है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में सभी प्रकार के जितने भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये भाग 5 होता है, आर्टिकल 124 टू 147 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित संविधान का समीक्षक होता है, संविधान का इसको अभिभावक भी कहते हैं, भारतीय संविधान का व्याख्याता कहते हैं, इसके अलावा संविधान का कस्टोडियन कहा जाता है, संविधान का रक्षक है, प्रहरी है। ये तमाम इसके अलग अलग निकनेम होते हैं या यूं कह लें कि अलग अलग इसको उपाधियां मिली हुई हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं वो भारत के सभी अदालतों में लागू होते हैं। भारत में सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड यानी कि एकल न्यायपालिका की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दोहरी या तहरी नहीं होती है, वो सब केवल स्टेप बाय स्टेप होते हैं, यानी कि किसी भी मामले की जो शुरुआत होती है वो आपके अधीनस्थ न्यायालय से होती है, फिर उसकी अपील कहाँ की जाती है, हाई कोर्ट में, और उसके बाद अपील होती है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये सारी बातें आप बहुत इजीली आप जानते हैं, ये सभी की बात हम लोग कर रहे हैं। एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। ये 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में दिल्ली ने जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, वही स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च न्यायालय बना था। भारतीय न्यायपालिका का ढांचा जो है वो शंकु के आकार का होता है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से पिरामिड होता है, सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे कौन होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं और अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो होता है वो आपको दिया गया है आर्टिकल 130 के बीच में। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कहीं पर भी इसकी सुनवाई कर सकते हैं। अभी तक यह सुनवाई हैदराबाद और श्रीनगर में हो चुकी है 2 बार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अगर कोई मैटर है या उसका कोई सुनवाई करने का है तो वो केवल दिल्ली में होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसकी सुनवाई कहीं पर भी कर सकता है। 2 बार ऐसा हो चुका है हैदराबाद और श्रीनगर में। अब सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे हमारे मूल संविधान में। और वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कितने हैं, तो ये हैं 2019 में 34 यानी कि 33+1 की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। अब इसके बाद देखिएगा तो अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको मिल जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो नियुक्ति इसकी कौन करता है, राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक होता है कोलेजियम प्रणाली।
तो कोलेजियम प्रणाली थर्ड जज केस 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में कोलेजियम प्रणाली से सलाह लिया जाएगा और कोलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की अगर बात करें तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 साल तक अधिवक्ता वो रह चुका हो। इसके अलावा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक ये न्यायाधीश रह चुका हो और राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत हो। यानी कि इनमें से भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इनमें से कोई एक योग्यता अगर वो धारण कर रहा है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो प्रावधान इसका मिल जाएगा आपको आर्टिकल 124 के सेकंड क्लॉज में। और 65 वर्ष तक की उम्र तक ये अपने पद पर बना रहता है। 65 वर्ष के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, किसी भी समय हटाया जा सकता है और हटाए जाने का जो आधार होता है वो होता है साबित कदाचार और असमर्थता। अब यहाँ से अगर किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए आधार आपको मिल गए हैं। आधार क्या है? आधार इसका होता है साबित कदाचार और असमर्थता और संसद की सिफारिश पर इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। शपथ की अगर बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है ये शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की अगर बात करें, भत्तों की बात करें तो ये अनुच्छेद 125 में दिया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त जो अलग अलग यहाँ पर उन्मुक्तियां होती हैं उनका भी प्रावधान आपको मिल जाता है। और इसके अलावा देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वकालत पर जो प्रतिबंध है ये आपके लिए थोड़ा सा सवाल अच्छा बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो रिटायर होने पर भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं, इनको रोका गया है। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी एक होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो जब किसी भी समय किसी भी कारण से अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है, अन्य न्यायाधीशों में किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कर सकता है। दूसरा एक होता है एडहॉक जज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। और आप जानते हैं कि कोरम शब्द का प्रयोग हम लोगों ने किया था। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने सदन में कार्यवाही को शुरू करने के लिए न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या की बात किया था, ठीक उसी तरीके से होता है किसी भी केस की सुनवाई करने के लिए न्यूनतम जजों की संख्या। तो अगर न्यूनतम जजों की संख्या नहीं है तो उस कंडीशन में एक तदर्थ न्यायाधीश होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एडहॉक जज कहा जाता है। और ये नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा, अभाव में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीश उसे नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की वो योग्यता रखता हो। यानी कि अगर ऐसे पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है तो उसके पास पर्याप्त योग्यताएं होनी चाहिए। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान था ये हमने कहाँ से ले लिया है? फ्रांस के संविधान से इसको लिया है। और इसके अलावा फ्रांस से हमने गणतंत्र शब्द को भी लिया है। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में अगर बात करें तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम लोगों का जो अगली हेडिंग है ये है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या होता है, कहाँ कहाँ पर ये काम करता है। तो इसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के जो भी कार्य हैं इसकी बात करेंगे और हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोगों की एक क्लास होगी आपके लिए पंचायती राज व्यवस्था पर। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था है उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।